चलो, जो तुम लोगों का फ्लो इस समय पढ़ाई का बना हुआ है उसको कंटिन्यू रखो और अच्छे से करो, सो दैट तुम क्या करो, आगे तक की पढ़ाई तुम्हारी ऐसी ही रहे। कितनी कितनी देर पढ़ाई करी सबने भाई? अ डे? काफी ज्यादा की सर, क्या बताएं आपको। चलो, तुम लोगों को बहुत अच्छी बात है। आई होप तुम सबके एग्जाम बहुत अच्छे जाए। तुम्हारा बस यही काम बनता है कि अब बचे हुए जो चैप्टर्स हैं उन्हें अच्छे से पढ़ो। अरे बहुत बढ़िया आकाश, ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। जो भी आपके चैप्टर्स रह गए पहले उन्हें कंप्लीट करो जल्दी से, और जो चैप्टर आपके हो चुके हैं हम आपको फिर भी एक बार फिर से राय देंगे कि जो भी आपके चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं बेटा उनके PYQ मत छोड़ना, क्योंकि अगर आपका PYQ आपने नहीं लगाया तो सबसे बड़ी गलती वहीं पे कर दोगे, बस ये ध्यान रखना। यस आप कुछ सर। करो या ना करो, बट दिन में इतना टाइम निकाल लो कि हम एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी चैप्टर, फॉर एग्जांपल फिजिक्स का उठा लो, केमिस्ट्री का ले लो, कोई भी चैप्टर, कि भाई एक छोटा सा टाइम टेबल बनाओ कि ये चैप्टर पहले क्या करेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट इसका पूरा लर्न करेंगे, आफ्टर दैट क्या करेंगे, उसके जितने भी PYQ हैं उन्हें बस फिनिश करना है। ठीक है, एक टारगेट बना लो कि हमें दिन में जो है इसके इतने 50 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन जो है लगाने ही है। अब उस 80 क्वेश्चन में या 90 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट के लगा लो, 30 क्वेश्चन डेली केमिस्ट्री के, 30 फिजिक्स के, 30 मैथ के, 5 चैप्टर के हिसाब से देख लो, या सब्जेक्ट वाइज लगा लो कि सिर्फ 90 एक दिन केमिस्ट्री के, 90 फिर एक दिन फिजिक्स के, ऐसे करके। तो स्ट्रेटजी तुम्हारे हाथ में, बताना मेरा काम है क्या करना है। अगर तुम में से किसी भी बच्चे का एग्जाम, पहली बात तो मैं चाहता हूँ सबका क्वालिफाई हो, बट अगर नहीं होता है तो उसका बेटा सिर्फ एक ही ड्रॉबैक होगा, और वो ये कि तुमने PYQ जो है उन्हें प्रैक्टिस नहीं किया होगा, बस। यस अभी भी सर। टाइम है, अगर आप अपने PYQs पे फोकस बना लो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो और सिटिंग लगाना सीखो। मेन बात ये है, ठीक है, कि भाई तुम्हारा 3 आवर्स का एग्जाम है तो कम से कम जितनी बार भी बैठने पढ़ने बैठो तो आप 3 घंटे की तो सिटिंग लगाओ, कि भाई 3 घंटे से पहले नहीं उठेंगे। ठीक है, 3 आवर्स की पहले सिटिंग लगाना सीखो, सिटिंग लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो। अगर आपने हर चैप्टर की जो भी आपकी PYQ की बुक है या जैसे भी आप लगा रहे हो, ठीक है, बहुत सारे आपको इंटरनेट पे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे भी आप लगा रहे हो, ऐप है, अभ्यास ऐप के बारे में मैंने बताया था, वहां से आप कर लो, क्वेश्चन मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर आपने क्या करा कि जो भी आपके क्वेश्चंस उनकी प्रैक्टिस कर ली PYQ की सारे चैप्टर्स की, तो तुम्हारा पेपर क्वालिफाई कराने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर तुम्हारा नहीं निकला तो ध्यान रखना, तुम्हारी गलती तुम्हें आज मैं बोल रहा हूँ तुम्हें याद रहेगी कि तुम गलती क्या करोगे, तुम PYQ सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, तो PYQ को ध्यान से सॉल्व कर लेना। चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन, ठीक है, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। लिखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बस इसका एक ही 2 लेक्चर बचा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया और हमारा ये फिनिश ही होने वाला था। काफी बड़ा चैप्टर है तो इसके लेक्चर भी काफी ज्यादा ही हो गए थे। आई थिंक 8 और 9 चैप्टर हम लोग लेक्चर इसके ले चुके हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब मुझे बस इतना याद दिलाओ कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ने कहाँ तक कर लिया था, एक बार मुझे बताना। सर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट करनी है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट करनी है, बिल्कुल ठीक। यस सर। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे VBT। ठीक है, तो आप टॉपिक लिख दो यहाँ पे VBT। VBT का मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आपकी क्लासेस तो कल से स्टार्ट हो गई थी ना? यस सर। यस सर। ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको किस बारे में बताती है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको पहले तो ये बताती है कौन सा मॉलिक्यूल आपका ऑक्टाहेड्रल होगा, कौन सा मॉलिक्यूल आपका टेट्राहेड्रल होगा। दूसरी चीज, टेट्राहेड्रल या फिर कहते हो स्टीरिक नंबर की बात करें, मतलब अगर मान लो 4 लिगेंड है आपके पास या अगर आपके पास 6 लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ये सब बातें आपको कौन बताता है? VBT। पर ध्यान रखना, VBT जो है वो भी मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर को बताने में कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हुई थी। मतलब इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं, तो हम लोग उन लिमिटेशंस को भी पढ़ेंगे। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सही क्या है, मतलब VBT ने बताया क्या। अब जैसे मान लो अगर 4 लिगेंड है मेटल से जुड़े हुए, अगर मान लो 4 लिगेंड, जैसे ये मेटल, एक लिगेंड ये आ गया, एक लिगेंड मान लो इधर से आ गया, ये लिगेंड आ गया, ये लिगेंड, ऐसे करके 4 लिगेंड है। तो अगर 4 लिगेंड है या फिर स्टीरिक नंबर 4 है तो इसमें बेटा वो कंप्लीट करा दिया टॉपिक अविनाश मैंने। ठीक है, तो अगर हमारे पास मेटल के पास 4 लिगेंड है तो ये किस तरीके से क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकती है, ध्यान रखना। अगर आपका स्टीरिक नंबर 4 है तो या तो आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा या तो आपका sd3 होगा। क्या होगा? या तो sp3 या तो sd3। ठीक है, अभी मैं बता दूंगा।
अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ या sd3 हुआ तब भी स्ट्रक्चर कैसी रहेगी, टीडी का मतलब टेट्राहेड्रल। बट अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 हुआ तब आपका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर फिनल। अरे मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि भैया जो भी तुम्हारे पास मॉलिक्यूल्स है, कॉम्प्लेक्सेस है, उनकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में वीबीटी ने बताया। तो पहले तो आप हेडिंग डालो वीबीटी, ठीक है, लिखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यानी कि यहाँ पे लिखो वीबीटी। बस इसके दो छोटे छोटे पोस्टुलेट लिखो, फिर इसकी मैं लिमिटेशन भी बता दूंगा और इसके मेन है क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और वो इंपॉर्टेंट है तो उन्हें बस ध्यान से देखना। लिखो इसमें पहला पोस्टुलेट लिखो बेटा, लिखो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, या बीबीटी लिख रहा हूँ शॉर्ट में मैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बीबीटी, ठीक है, लिखो फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड is explained by hybridization and overlapping। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज एक्सप्लेन्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड ओवरलैपिंग। कि भाई जो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आप पढ़ रहे हो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कौन बताएगा, हाइब्रिडाइजेशन बताएगा, और कौन बताएगा, और आपका ओवरलैपिंग बताएगा। ओवरलैपिंग। चलो ठीक है, एक पॉइंट और लिखो फिर हम लोग बस क्वेश्चंस पे आएगा। लिखो according to VBT central atom used vacant orbital in hybridization। जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसमें सेंट्रल मेटल एटम क्या करेगा, अपने वैकेंट ऑर्बिटल को यूज करेगा। देखो बिकॉज बोथ द इलेक्ट्रॉन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर गिवन बाय द लिगेंड। अच्छा वैसे तुम लोगों ने यार केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ रखा होगा, ठीक है, बट फिर भी हम तुम लोगों को एक बार छोटा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन केमिस्ट्री में कर क्या रहा है, क्योंकि ये तो बायो का टॉपिक है। भाई हाइब्रिडाइजेशन तुमने क्या पढ़ रखा है कि दो पेरेंट प्लांट क्या करेंगे, आपस में क्रॉस करके एक बेबी प्लांट बनाएंगे, ये सब पढ़ा है बायो में तुम लोगों ने? नहीं, बायो तुम तो मैथ के बच्चे हो, फिलहाल टेंथ तक था। नंबर में समझा रहे, 10th तक तो तुमने पढ़ा ही होगा। यस सर। दो, हाँ, दो पेरेंट प्लांट क्या करते हैं, क्रॉस करके बेबी प्लांट को जन्म देते हैं, एक्चुअल में भी यही सब चीजें हैं, ठीक है, नेचुरल। बट यार केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन कर क्या रहा है, तुम तो बहुत छोटे एग्जांपल से एक इसका नीड समझा रहे हो, उसे नोट मत करना, चाहो तो अगर करना तो रफ पे करना, ये वाले जो 2 पॉइंट इन्हें फेयर पे करना, और मैं अब जो बताने जा रहा हूँ उसे चाहना तो रफ पे करना, खाली नहीं तो समझ लेना। भाई देखो यार हुआ क्या कि जो तुम्हारा CH4 का मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कार्बन की तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। क्या लिखेंगे हम इसे, हम लिखेंगे 1s2 2s2 एंड 2p2। तो यहाँ पे p में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। और हुन रूल के अकॉर्डिंग p में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, देखो s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, p में कैसे भरेंगे, एक एक करके। तो तुम्हें पता होगा किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतने ही बॉन्ड बनाता है। तो भाई कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितने बॉन्ड बनाना चाहिए, 2 बड़ी कार्बन बना कितने रहा है, 4। 4। तो इसका मतलब ये कौन सी स्टेट है यार, ये तुम्हारी ग्राउंड स्टेट है। कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट। अब हुआ क्या होगा तुम्हें मालूम है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करेगा, यहाँ पे एक्साइट होगा, तो एक और स्टेट का फॉर्मेशन होगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। तो एक क्वेश्चन तो तुम्हारा यहीं से तैयार हो गया कि भाई CH4 मॉलिक्यूल कौन सी स्टेट में फॉर्म होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा,
एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड तो बात होगी कार्बन की। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो 4 हाइड्रोजन, अब चारों हाइड्रोजन कौन सा ऑर्बिटल यूज करना बेटा? हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। क्या लिखेंगे? 1s1। तो चारों ऑर्बिटल के पास कौन सा, सॉरी, चारों हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये s ऑर्बिटल हो गया। ये कौन सा है? ये px हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा py हो गया, ये तुम्हारा pz हो गया। या फिर हम अगर ड्रॉ कर दें तो ये s ऑर्बिटल कैसा स्फेरिकल होता है? s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, हाँ ना बोलो। Yes, यस सर। p ऑर्बिटल आपका डंबल शेप का होता है। ऑर्बिटल भी डंबल होगा, ये भी डंबल होगा। मतलब इनकी एक्सेस अलग अलग होगी, बट अभी के लिए मान लो होंगे तो डंबल ही। लेकिन यार 4 हाइड्रोजन है, तो 4 Yes, हाइड्रोजन यूज करेंगे, 1 2 3 और 1 4। और ये अपना कौन सा ऑर्बिटल यूज करेंगे? s। ये भी s ऑर्बिटल यूज करेगा, ये भी s ऑर्बिटल यूज करेगा, ये भी s ऑर्बिटल यूज करेगा, ये भी s ऑर्बिटल यूज करेगा। तो जरा बेटा एक बात समझो यार, ये जो 3 बॉन्ड बन रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। अच्छा, तुम लोगों ने एक चीज सुनी होगी बेटा कि बॉन्ड जो ओवरलैपिंग से बनता है, किससे बनता है? ओवरलैपिंग से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरलैपिंग? अगर इस हाथ के ऊपर इस हाथ को ऐसे रख दे, इसे बोलते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब एक के ऊपर एक चीज का आ जाना, उसे बोलते हैं ओवरलैप कर जाना। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 बॉन्ड बन रहे हैं, अगर हम CH4 की स्ट्रक्चर तुम्हें बना के दिखाएं बेटा, ध्यान से देखना। तो कार्बन जो 4 बॉन्ड बना रहा हाइड्रोजन का, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो कार्बन के ये जो 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड ये वाला, एक इसके ओवरलैपिंग से, एक इसके ओवरलैपिंग से, ये किसकी ओवरलैपिंग से बन रहा है? एक s, मतलब s और p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बन रहा है, हाँ ना बोलो। यस sir. मतलब ये जो 3 बॉन्ड बन रहा है, ये s और p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बन रहा है। लेकिन ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, ये s और s की ओवरलैपिंग से बन रहा है। किसकी ओवरलैपिंग से? s और s की ओवरलैपिंग। क्या यहाँ तक की तुम्हें बात समझ में आई? Yes, sir. अकॉर्डिंग टू अस क्या होना चाहिए कि भाई एक ये वाला बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड और एक ये वाला बॉन्ड, अगर इन तीनों को मान लें कि ये वाले ये 3 बॉन्ड है, तो यार इन 3 बॉन्ड की एनर्जी जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए इस वाले बॉन्ड से। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। रीजन क्या है? क्योंकि भैया यहाँ पे s और p ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, यहाँ पे s और s ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। और तुम्हें बेटा अफवाहों ने क्या बताया था कि एटॉमिक जो तुम्हारे ऑर्बिटल्स होते हैं उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? s के बाद क्या आता है? p के बाद क्या आता है? d के बाद क्या होता है? f। ये एनर्जी का इनका ऑर्डर है, हाँ ना बोलो। Yes, sir. तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये 3 बॉन्ड तुम्हारे s और p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बन रहे हैं और एक बॉन्ड तुम्हारा s और s की ओवरलैपिंग से बन रहा है, सो द एनर्जी ऑफ दिस बॉन्ड शुड बी डिफरेंट देन दीज 3 बॉन्ड्स। होना चाहिए कि नहीं? हाँ ना? होना चाहिए। होना चाहिए। और यार एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ऑल 4 बॉन्ड आर आइडेंटिकल। क्या देखा गया? ऑल 4 बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल। तो अब बताओ यहाँ पे तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि नहीं होगी? हाँ ना बोलो। होगी। यस सर। अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मेरे हिसाब से तो भैया सर ने जो बताया वो बिल्कुल सही बताया कि अगर यहाँ पे 3 ऑर्बिटल तुम्हारे sp की ओवरलैपिंग से बन रहा है और एक ऑर्बिटल तुम्हारा s और s की ओवरलैपिंग से बन रहा है, तो यहाँ पे इन 3 ऑर्बिटल की एनर्जी, सॉरी, इन 3 बॉन्ड की एनर्जी अलग होनी चाहिए और इस वाले बॉन्ड की एनर्जी अलग होनी चाहिए। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? एक्सपेरिमेंट के थ्रू जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने क्या देखा कि ये चारों बॉन्ड सेम एनर्जी के हैं। तो मेरे तो समझ में नहीं आया भैया ऐसा कैसे हुआ। क्या तुम लोगों के समझ में आया? नहीं। ऐसा कैसे हुआ? No, sir. मैं तो मुझे तो नहीं समझ में आया। ये मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए था कि 3 बॉन्ड की एनर्जी अलग, इस बॉन्ड की एनर्जी अलग। पर ये क्या बोल रहा है कि ऑल 4 बॉन्ड्स आर सेम, या फिर कह दो जितने चारों बॉन्ड है उनकी सेम एनर्जी, चारों आइडेंटिकल बॉन्ड है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन अराइज हुए। तो जो तुम्हारे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा? एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट दिया। कैसा कॉन्सेप्ट? हाइपोथेटिकल। नाम क्या दिया? हाइब्रिडाइजेशन। हाइपोथेटिकल का मतलब जो आप सिर्फ सोच रहे हो, ऐसा कुछ एक्चुअल में है नहीं, आपने सिर्फ उसे इमेजिन कर लिया है। और वो कॉन्सेप्ट था क्या? इन्होंने क्या बोला बेटा, बहुत ध्यान से देखना। इन्होंने बोला कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि कार्बन क्या कर रहा है, अपने जो 4 ऑर्बिटल हैं उन्हें आपस में इंटरमिक्स कर रहा है। बहुत ध्यान से सुनना बेटा। मैं अगर यहाँ से एक बार इसे हटा दूं, बहुत ध्यान से बस सुनते रहना, एक बार तुम्हें समझ में आ जाएगा ना तो फिर तुम आगे बस कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो ये क्या बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई देखो बॉन्डिंग ऐसे हुई नहीं है। ये कह रहे हैं बॉन्डिंग ऐसे नहीं हुई। तो हमने पूछा भाई बॉन्डिंग कैसे हुई है? तो कह रहे हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये 3 p ऑर्बिटल और एक ये s ऑर्बिटल। ये कितने ऑर्बिटल कार्बन के? 4 ऑर्बिटल। मेरी बात सुनो, अगर हम एक बकेट लें और उस एक बकेट में मान लो कोई सर्फ डिटर्जेंट ले लें टाइड, एक में सर्फ एक्सेल डाल दें, एक में डाल दें निरमा, और उन्हें आपस में ऐसे करके मिला दें, फिर क्या तुम उन्हें अलग अलग कंपनी के जो डिटर्जेंट है क्या तुम उन्हें अलग अलग कर पाओगे? No, sir. इस चीज को बोलते हैं इंटरमिक्सिंग। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरमिक्सिंग। तो क्या तुम्हें ओवरलैपिंग और इंटरमिक्सिंग समझ में आया? हाँ ना बोलो। यस Yes, sir.
भाई ओवरलैपिंग का मतलब है एक चीज के ऊपर एक चीज का आ जाना, इसे बोलते हैं ओवरलैपिंग। इंटरमिक्सिंग का मतलब है, जैसे हमने बोला कि हमने एक बकेट ली, उसमें क्या करा, अलग अलग कंपनी के हमने उसमें डिटर्जेंट। अब तुम कहोगे डिटर्जेंट तो सेम होता है, अरे नहीं भाई, डिटर्जेंट में जो तुम्हारे केमिकल है उनका रेशियो अलग अलग होगा, तभी तो अलग अलग कंपनी बेच रही है। जो टाइड होगा उसमें अलग खुशबू आ रही होगी, उसकी स्मेल अलग होगी, कलर अलग होगा, कंपोजिशन अलग होगा केमिकल्स का। निरमा में अलग होगा, कोई अच्छी क्वालिटी का होगा, कोई बेकार क्वालिटी का होगा। कहने का मतलब उन्हें सबको हम क्या करें, आपस में मिला दें और उसके बाद तुमसे क्या सेपरेट करो, तो तुम नहीं कर पाओगे। उस फिनोमेना को बोलते हैं इंटरमिक्सिंग। तो इन्होंने क्या बोला, नहीं बेटा अभी इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर नहीं है, ये 2 लेक्चर में खत्म होगा, ठीक है। मेरी बात सुनो, अभी अभी पढ़ाई पे ध्यान दे लो, कब खत्म हो कब नहीं, इससे सुनो। तो इन्होंने क्या बोला कि जो कार्बन है और कार्बन के ये जो 4 ऑर्बिटल है, तो कार्बन क्या करता है, इस बकेट के अंदर इन चारों ऑर्बिटल को डाला, ठीक है, और इसे पकड़ के ऐसे करके क्या कर दिया, इंटरमिक्स कर दिया, ठीक है। इंटरमिक्सिंग करने से हुआ क्या कि अब इन्होंने 4 नए ऑर्बिटल बनाए, वो भी कैसे, सेम एनर्जी के, 1 2 3 4। इन चारों ऑर्बिटल के अंदर s कैरेक्टर भी है और p कैरेक्टर भी है। पर इन्होंने क्या करा, इन चारों ऑर्बिटल, कार्बन ने क्या करा, अपने चारों ऑर्बिटल को आपस में इंटरमिक्सिंग कराई, और इंटरमिक्सिंग कराने के बाद उसने क्या करा, 4 नए ऑर्बिटल बनाए सेम एनर्जी के। कैसे बनाए, सेम एनर्जी के। अब हाइड्रोजन के ये जो 4 ऑर्बिटल है, ये क्या करेंगे, आके इनसे रिएक्शन करेंगे। अब मुझे बताओ, कार्बन के ये जो चारों बॉन्ड बनेंगे, सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे? सेम होंगे। तो बात समझ में आई। तो दिक्कत हमें यहां पे आई थी ये। तो उस दिक्कत को समझाने के लिए इन्होंने क्या करा, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट दिया, और उस कॉन्सेप्ट को नाम क्या दिया, हाइब्रिडाइजेशन। क्या तुम्हें समझ में आया कि केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन कर क्या रहा बेटा? यस सर ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, जो केमिस्ट्री में एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रॉब्लम आई कि भाई कार्बन के चारों बॉन्ड जो है वो डिफरेंट एनर्जी, 3 अलग एनर्जी के होने चाहिए, एक एनर्जी अलग एनर्जी का होना चाहिए, बट थे वो चारों सेम एनर्जी के। तो वो बात मुझे समझ में नहीं आई कि भैया ऐसा क्यों हुआ। तो हमें समझाने के लिए एक ये कॉन्सेप्ट दिया गया जिसे बोला हाइब्रिडाइजेशन, और आज भी हम उसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर यस तुमसे कोई भी सर पूछेगा तो क्या तुम बता पाओगे? हाँ जी यस सर ठीक है, चलो अगर आपने इतना नोट कर लिया है तो चाहो तो, अगर चाहो तो रफ पे नोट कर लो, अगर तुम्हें समझ में आ गया तो हटा दे, इसे हटा दे, यस सर। सर तो हम इसे हटा देते हैं, ठीक है। अब मेरी बात बेटा बहुत ध्यान सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। जब हमने इतना लिख लिया 2 पॉइंट, इसके बाद आपको क्या करना, एक पॉइंट और लिखना, उसमें आप क्या लिखोगे, लिखोगे इफ मॉलिक्यूल इज ऑक्टाहेड्रल। अगर मॉलिक्यूल आपका कैसा है, ऑक्टाहेड्रल, देन 2 टाइप ऑफ hybridization is possible, is possible। अगर आपका मॉलिक्यूल ऑक्टाहेड्रल है तो आपके पास 2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। एक जहां पे आपका हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा D2sp3, और एक आपका निकल के आएगा sp3d2, sp3d2। क्या डिफरेंस है भाई दोनों में? अगर कहीं पे D2sp3 निकल के आता और कहीं पे अगर sp3d2 निकल के आता, तो अगर कहीं पे D2sp3 निकल के आएगा तो इसे हम लोग बोलेंगे इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे हम लोग इसे? इनर इनर स्फीयर। स्फीयर कॉम्प्लेक्स। और अगर कहीं पे sp3d2 निकल के आया तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? हम लोगों को करना क्या है, जस्ट हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, और कैसे निकालना है वो मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। बट अभी के लिए ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद कर लो कि अगर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल है, ऑक्टाहेड्रल का मतलब अगर नंबर ऑफ लिगेंड 6 है, ऑक्टा का मतलब 8 मत याद करना। देखो टेट्रा का मतलब 4, ट्राई का मतलब 3, पेंटा का मतलब 5, हेक्सा का मतलब 6 नहीं होगा, 6 से होगा ऑक्टा, ध्यान रखना, ठीक है। अगर लिगेंड के नंबर कितना है, 6, ठीक है, या फिर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर कोई लिगेंड बना रहा है तो हम बोलेंगे वो कैसा है, वो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, ठीक है। चलो इतना नोट करो जल्दी से बेटा। यस सर हो गया सर। ठीक है, अब अगर इतना हो गया तो एक पॉइंट मैं आपको और बोल रहा हूं, उसे और लिखो। देखो लिगेंड जो है बेटा वो 2 टाइप के होंगे, ठीक है। लिखो लिगेंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। लिगेंड्स आर ऑफ 2 टाइप। लिगेंड जो है वो बेटा 2 टाइप के होंगे। एक आपके होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड।
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक होंगे आपके वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। अब बात यह है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड इनसे हमारा क्या लेना देना है, तो अभी के लिए हम तुम्हें बस इतना बताना चाह रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बेटा होंगे वो क्या करेंगे, वहां पे पेयरिंग होगी, वहां पे क्या हो जाएगी, पेयरिंग पॉसिबल होगी। अभी मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या, बस अभी आप नोट करते रहो, पेयरिंग, पेयरिंग पॉसिबल। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा, पेयरिंग पॉसिबल होगी, और वीक फील्ड लिगेंड में क्या हो जाएगा, पेयरिंग नॉट पॉसिबल, पेयरिंग नॉट पॉसिबल। ठीक है, समझाता हूं। अब मेरी एक और बात सुनो, आप कैसे पता करोगे कौन सा लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन सा आपका वीक फील्ड है, इसके लिए भी तुम्हारे लिए एक ट्रिक है। ठीक है, अब देखो ट्रिक, क्या ट्रिक है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, तो उसके अंदर बेटा जो डोनर एटम होंगे, जो डोनर एटम जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, डोनर एटम जो होंगे वो कौन कौन से होंगे बेटा, या तो कार्बन होगा, या नाइट्रोजन होगा, या फास्फोरस। ठीक है, तो अगर किसी भी लिगेंड के अंदर डोनर एटम कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस है तो उन्हें आप क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड। जैसे मान लो मैं बोलूं CN, मैं लिख दूं CO, मैं लिख दूं फॉर एग्जांपल EN, तो बताओ इनमें से कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और मैं लिख दूं H2O, इनमें से कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बताओ। देखो पहला वाले में चाहे अगर कार्बन है और नाइट्रोजन तब भी ये स्ट्रॉन्ग फील्ड ही होगा, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड है। EN का मतलब क्या होता है, इथाइलिन डायमन, यानी कि CH2 एंड NH2, नाइट्रोजन लोन पेयर है ना, तो डोनर एटम कौन सा, नाइट्रोजन, तो इसका मतलब वो भी क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड। ऐसे ही आप याद रखोगे कि भैया वीक फील्ड लिगेंड कौन से होंगे, वीक फील्ड लिगेंड वो होंगे जहां पे आपके डोनर एटम क्या क्या हो, या तो कोई हेलोजन हो, या ऑक्सीजन हो, या सल्फर हो। क्या तुम इतनी ट्रिक याद कर सकते हो, हाँ ना बोलो बेटा। यस सर। तो अगर आप कर सकते हो तो आपको इतनी सी ट्रिक याद करनी है, तो इससे तुम्हारे बहुत सारे थ्योरी के पार्ट बच जाएंगे। ठीक है, तुम्हें बहुत सारी थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी, बस तुम इतना याद कर लो कि जहां पे डोनर एटम आपका कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और अगर कहीं पे आपका डोनर एटम X का मतलब हेलोजन, ठीक है ध्यान रखना, X मींस हेलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर है, तो वीक फील्ड लिगेंड, हेलोजन। अब बताओ तैयार हो, क्या हम लोग चले आगे तरफ, मतलब क्वेश्चन की तरफ चले। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, बिल्कुल ध्यान से रखना, थोड़ी देर के लिए पेन को और कॉपी को रख दो और ऐसे मुंह पे हाथ रख के बैठ जाओ, सिर्फ मेरी बात समझो। हम तुम्हें एक दो क्वेश्चन करके दिखाएंगे, फिर सारे तुम्हें लगाने पड़ेंगे, इसीलिए कह रहे हैं बस थोड़ी देर के लिए शांति से बैठ जाओ। यस सर। देखो अब जैसे कि थोड़ी देर के लिए पेन कॉपी रख दो अलग, और तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया बताओ CO CN 6 3 नेगेटिव। ठीक है, ये तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है। अब मुझे तो पहले बताओ ये ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है कि टेट्राहेड्रल कंपाउंड है, ऑक्टाहेड्रल। कैसे पता बेटा, 6 लिगेंड। बिकॉज देखो इट इज मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इट इज ऑक्टाहेड्रल, पहली बार लिख रहे हैं और आखिरी बार लिख रहे हैं, बाकी तुम खुद पहचानोगे। इट इज ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स लिख लो कोई बात नहीं, कॉम्प्लेक्स, बिकॉज देयर इज 6 number of ligands. 6 नंबर ऑफ लिगेंड। बोलो हाँ ना, समझ में आया कि नहीं। Yes sir. अगर 6 नंबर ऑफ लिगेंड है तो ये कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड होगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, हमें करना क्या है, क्वेश्चन आपको पूछा क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछा है मॉलिक्यूल इज इनर स्फीयर या फिर आउटर स्फीयर। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फाइंड इनर और आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। थोड़ी देर के लिए पेन मत चलाना, हम बार बार नहीं बोलेंगे, इधर देखो मेरी तरफ से। अब हमें करना क्या है, जिन बच्चों को आता बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोबाल्ट की हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। तो भाई कोबाल्ट का आपको निकालना है, तो आप इसका मान लो X प्लस, बेटा CN पे चार्ज कितना होता है, माइक खोल के बेटा तुम लोग, -1, कितने CN है, 6 है, हाँ इज इक्वल टू -3। टोटल मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज होता है उसे हम इक्वल में रख देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया, X - 6 इज इक्वल टू -3 एंड X इक्वल टू बेटा कितना आ गया, 3, X इक्वल टू आ गया +3। क्या यहाँ तक सबको समझ आया। Yes sir.
तो यहाँ पे कोबाल्ट बेटा थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो पहले तो आप क्या करो बेटा, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। देखो तुमने कैसे याद करा मुझे नहीं पता, बट मैंने तुम्हें डी ब्लॉक पढ़ाया था तो मैंने तुम्हें बताया था कैसे याद करना है। शक्ति 27. कर मन पे को, यानी कि 7 आ रहा है, इसका मतलब इसमें क्या आ जाएगा 3d7 3d7 4s2। हाँ या ना बोलो। Yes, sir. बट यहाँ पे क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो हम इसे क्या लिखेंगे CO+3। और CO+3 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इससे। कितना बचेगा बेटा 3d6 एंड 4s0। हाँ या ना बोलो। Yes, sir. अब आपको देखना क्या है, मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि भाई कोबाल्ट 3+ जो है उसके जो ऑर्बिटल है वो कैसे देखना जरा। और यहाँ पे 4s के बाद क्या आता है बेटा 4p। 4p. नहीं आता बोलो। आता है. Yes, sir. तो यहाँ पे डी में 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन बेटा कैसे भरोगे हुंड रूल के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 5 और छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा यहाँ पे, यहीं पे आएगा। हाँ ना बोलो। Yes, sir. Yes, ये बेटा आपका 3d है, ये आपका 4s है, ये आपका 4p है। अब मेरी बात सुनो, देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कह रहा अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होगा, जो आपके जहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों एटम है। तो कह रहा है कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग पॉसिबल है। पेयरिंग पॉसिबल है का मतलब समझे, मतलब अगर आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो वो इलेक्ट्रॉन को पेयर करा देगा। मुझे बताओ यहाँ पे CN है, CN आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड बोलो। Strong field. तो यहाँ पे सबको पता चल गया कि CN तुम्हारा क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई? No, sir. अब अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी, और पेयरिंग होगी तो बेटा कैसे होगी देखना जरा। ठीक है, देखते रहना, अगर पेयरिंग होगी तो कैसे होगी वो देखते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन को भी हमने विदाउट पेयरिंग भरा, अब हम कह रहे हैं पेयरिंग करा दो। पेयरिंग में होगा क्या कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे आ जाएगा। तो पेयरिंग में 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, कैसे भरेंगे 1 2 3 4 5 और 1 6। बोलो बात समझ आई बेटा। Yes, sir. yes, sir. आफ्टर द पेयरिंग कितने नंबर ऑफ लिगेंड है बेटा 6। तो होगा क्या कि CN आएगा अपने लोन पेयर लेके। कितने CN है 6 CN, तो 1 2 CN, तीसरा CN, चौथा CN, पांचवा CN और छठा CN, और इन सबके पास क्या लोन पेयर है कि नहीं बोलो। Yes, sir. तो ये लोन पेयर कहाँ देगा अपना D में, ये लोन पेयर कहाँ देगा D में, ये कहाँ देगा S में, ये कहाँ देगा P में, ये कहाँ देगा P में, ये कहाँ देगा P में। तो कि पहले जो मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन पहले वहां दोगे, पहले S में थोड़ा दे दोगे, पहले जो पड़ रहा है सीरीज से। ये कौन सा था, ये आपका 3D था, ये कौन सा था, ये आपका 4S था, ये कौन सा था आपका 4P। अब आपको बताना क्या है कि भैया इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। बेटा सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल यूज करें हमने, D. D orbital. इसमें D कितने यूज करें हमने 2. तो इसका हो गया D2। फिर कौन सा यूज करा, एक ऐसा ऑर्बिटल यूज करा 2s, और P कितने यूज करे 3. D2sp3। और देखो पीछे क्या लिखा हुआ है कि अगर आपका मॉलिक्यूल ऑक्टाहेड्रल है, अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आया तो मॉलिक्यूल आपका कैसा होगा Inner sphere. इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। तो मुझे बताओ बेटा ये मॉलिक्यूल कैसा है, इनर स्फीयर या आउटर स्फीयर। Inner sphere. मैं यहाँ पे लिख दूंगा इट इज अ इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। बोलो समझ में आया कि नहीं, हाँ ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो अगर तुम्हें समझ में आ गया तो यहाँ तक नोट करो। देखो यार अविनाश मेरा बात सुनो, मुझे टारगेट मिला है कि हमें तुम्हारा सिलेबस थोड़ा जल्दी से निपटाना है, मतलब जो टाइम बचा हुआ है, तो उसमें यार ये मत करा करो भाई, कायदे से पूरा देखा करो। अब तुम कहीं चले गए कहीं घूम रहे हो यार, इसकी जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे, ठीक है। बाकी कहीं पे समझ में नहीं आया तो पूछो कहाँ से बता दे। ये पूरा पढ़ाने के बाद हम पूरा रिपीट नहीं करा पाएंगे बेटा, इतना टाइम है नहीं। ऑफलाइन में ऑनलाइन में देखो डिफरेंस है थोड़ा सा, ठीक है। मुझे बता दो कहाँ से कराना, मैं वहां से करा दूंगा। हम पूरा इतनी देर से समझा रहे हैं और जब बिल्कुल हमने एंड कर दिया तब तुम बोल रहे हो कि सर पूरा रिपीट करो, हम पूरा रिपीट नहीं कर पाए। आप मुझे बताओ कहाँ से आपको समझ में, वहां से रिपीट कर दूंगा। मतलब सर जब CN लोन पर लेके आए उसके बाद बता दो। ठीक है, अब देखो अविनाश भाई, देखो 6 CN थे अपने पास, यानी कि नंबर ऑफ लिगेंड 6 हैं। तो मैं कह रहा हूं कि जो तुम्हारे पास D के पहले वैकेंट ऑर्बिटल है, पहले इलेक्ट्रॉन उन्हीं में दोगे। जब यहाँ पे 2 D तुम्हारे खाली हो गए तो क्या होगा, एक CN इसमें लोन पेयर देगा, एक इसमें देगा, फिर ऐसे 6 CN क्या करेंगे, 6 के 6 लोन पेयर इसके मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में दे देंगे। तो तुम्हें ये देखना कौन कौन सा हाइब्रिडेशन कितना हुआ। सबसे पहले हमने D यूज करे, कितने D यूज करे 2, एक ये वाला एक ये वाला, तो लिख दिया D2। फिर एक ऐसे यूज किया 3 P यूज करे तो D2sp3। ये इसका हाइब्रिडाइजेशन निकल के आया। क्या निकल के आया, हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ COCN6 3 नेगेटिव, तो क्या बता दोगे D2sp3।
और अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ ये इनर स्पेयर है या आउटर स्पेयर है, तो मैंने लिखवाया D2sp3, अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन आया तो मॉलिक्यूल आपका कैसा होगा, इनर स्पेयर कॉम्प्लेक्स होगा, देखो लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो वही हमने बता दिया, क्योंकि हमारा क्या आया, D2sp3 आया, तो ये कैसा हो जाएगा अपने पास, इनर स्पेयर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बस अगर पेयरिंग नहीं समझ में आई तो ये देख लो बेटा, मैंने क्या लिखवा रखा है कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वहां पे पेयरिंग पॉसिबल होगी, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग पॉसिबल नहीं होगी। ये सेफ्टी में और अच्छे समझा देंगे। बस ऐसा होता है कि जो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, कम होती है, डेल्टा ओ, मतलब जो तुम्हारी CFSC की वैल्यू होती है ज्यादा होती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर कर जाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग होती है, वीक फील्ड में पेयरिंग नहीं होती, इतना याद रखो बस। तो हमने पहले 6 इलेक्ट्रॉन को विदाउट पेयरिंग भरा, बाद में हमने पेयर कर दिया, 6 के 6 ऐसे भर दिए। क्या तुम लोगों को बेटा समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। हो गया सर। सबका हो गया क्या? सर कर रहे हैं, सर कर रहे हैं। आदित्य भी वीक फील्ड का भी करा दूंगा मैं, डोंट वरी। अभी हम आपको वीक फील्ड लिगेंड का भी करा दूंगा। सर जेई न्यू ग्रुप भी बना है क्या बेटा? मुझे नहीं पता, जेई न्यू ग्रुप के बारे में मुझे तो नहीं पता बिल्कुल भी। यार सर हो गया सर। चले बेटा। Yes, Yes, sir. sir. बेटा बस 1 मिनट रुको। बेटा हो गया क्या? हाँ जी सर, हो गया। अब देखो एक और छोटी सी ट्रिक लिखो, इससे तुम्हारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। लिखो आप, लिखो डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो हम अभी वैसे तुम्हें सेफ्टी में पढ़ाते हैं, बट अभी के लिए तुम ट्रिक बना के लिख लो, सो दैट तुम्हारे काम आएगी, तुम्हारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। इसे आप क्या करो, ट्रिक बना के नोट कर लो कि जो डी ऑर्बिटल यूज होता है किसमें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, कौन सा होता है, 2 यूज होते हैं बेटा, ध्यान रखना। एक होता है तुम्हारे पास dx² माइनस y², और एक होता है आपका dz²। भाई डी ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं बताना जरा, 5 टाइप के होते हैं, हाँ ना बोलो। 5. इधर Yes, देखो sir. डी सबशेल के अंदर बेटा 5 ऑर्बिटल होते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं dxy। ये कौन सा होता है, dyz, dzx। दिस वन इज dx² माइनस y², और ये होता है dz², ठीक है। अब इनकी डिटेलिंग में नहीं जाना है, ये तुमने डी ब्लॉक में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अभी बस याद रखो कि हाँ भाई 5 टाइप के होते हैं। ऐसे आप लिखो कि जो आपका डी ऑर्बिटल है यूज्ड इन ऑक्टाहेड्रल के बाद क्या लिखे, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो टेट्राहेड्रल का हाइब्रिडाइजेशन तो वैसे sp3 होता है, तुम सोच रहे होगे, लेकिन बेटा sd3 भी होता है, अभी हम तो दिखाएंगे sd3 कहाँ होता है। और यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल यूज होता है ये होता है dxy, dyz और dzx, ये वाला डी, ठीक है।
फिलहाल ऑक्टा और टेट्रा का तुम लिखो, स्क्वायर वगैरह का इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इतना नहीं। अगला क्वेश्चन दें क्या बेटा? यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लिखो। क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है, वही क्वेश्चन है कि आपको इनर और आउटर स्फीयर बताना है। कह रहा CONO2 का होल 6, कह रहा है CO एंड NO2 का होल 6 एंड 4 नेगेटिव। आपको बताना है ये इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स है कि ये आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स है। जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताओ, ये हम आपको नहीं बताएंगे। सब लोग बेटा इसका कैलकुलेट करो जल्दी से, मुझे बताओ ये इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स है कि आउटर स्फीयर। और अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो बताओ, मैं पर्सनली उसे समझा देता हूँ अलग से, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी बच्चे को अभी भी समझ में नहीं आया कैसे कैलकुलेट करेंगे तो मुझे बताओ, मैं बता देता हूँ। चलो, जिन बच्चों ने कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करा आप लोग इधर देखो। तो भाई सबसे पहले तुम कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो अगर नहीं पता तो NO2 पे -1 चार्ज होता है, तो x प्लस माइनस का 1 इंटू में 6 इज इक्वल टू माइनस में माइनस का 4, ठीक है। और मैं क्या लिखूंगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस का 4, x इज इक्वल टू प्लस 6 उधर जाएगा, 6 में से 4 के कितना बचेगा बेटा 2। यानी कि यहाँ पे कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। बच्चों के आंसर आना चालू हो गए? यस सर। नहीं बेटा आकाश, कैसी बातें कर रहे हो यार। देखो तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2। अब देखो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी पीछे लिख ही चुका है, कितना होता है 3d7 4s2 होता है। बट अब यहाँ पे क्योंकि कोबाल्ट +2 में है तो आप क्या लिखोगे, +2 में है तो क्या बचेगा अपने पास, सिर्फ 3d7 एंड 4s क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बोलो? यस सर। होगा। होगा 0। तो अब हम तो बताते हैं, पहले तो एक चीज समझो बेटा यार, VBT जो है वो कॉम्प्लेक्सेस की एग्जैक्ट शेप और स्ट्रक्चर बताने में सक्षम नहीं है, मतलब वो गलत हो गई थी। इसीलिए VBT की लिमिटेशंस है और इसी के बाद हम लोग CFT पढ़ते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कहीं कहीं पे कुछ कुछ एक्सेप्शन आएंगे और जहां पे VBT फेल होगी वो भी हम तुम्हें करा देंगे कि देखो यहाँ पे VBT इसकी स्ट्रक्चर बताने में फेल हो गई और उसके बाद से तुम्हें फिर CFT स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। देखो तो 4s एंड यहाँ पे आ जाएगा 4, ये बहुत ध्यान देखना था। तो ये तुम्हारा 3d हो गया, 4s हो गया। अब 7 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ पे 7 है, ठीक है। अब जब 7 इलेक्ट्रॉन है तो आप कैसे फिल करोगे, इसे उठा के यहाँ पे डालोगे, ठीक है। ये वाला आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो तुम सोचोगे कि हम 7 इलेक्ट्रॉन को अगर पेयरिंग के बाद भरेंगे तब भी तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा, तब भी पेयरिंग के बाद तुम्हें कैसा दिखेगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 और 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा। सर देखो जहां पे एक्सेप्शन आ जाए उस पे स्टार बनाओ। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, देखो भाई ऑक्टाहेड्रल में D के 2 ही ऑर्बिटल यूज होते हैं, ये वाला यूज होता है, ये वाला यूज होता है, बाकी कोई, लेकिन इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अब जब इसमें इलेक्ट्रॉन है तो भैया NO2 अपने इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे देगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तो 2 ही रह सकते हैं और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहले से, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो एक ऑर्बिटल में रहेंगे नहीं। तो क्या होगा, तो तुम क्या करते, तुम इसका ये वाला यूज, ये वाला तो करते नहीं फिर यूज तुम ऑर्बिटल, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रॉन है, तुम क्या करते इसको यूज करते, तो एक तुम D यूज करते, एक तुम ऐसे यूज करते, तुम 3 p ऑर्बिटल यूज कर लेते, ये वाला ये वाला और ये वाला, एक ये वाला, तुम क्या किसका करते DsP3d, ऐसा कुछ आता, बट ऐसा नहीं होगा। तो तुम ध्यान रखना इस मॉलिक्यूल में बेटा स्ट्रक्चर बनाओ, इसे स्टार बनाओ, और ध्यान रखना यहाँ पे देखा क्या गया कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो जंप करके यार यहाँ पहुंच जाता है एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। और उससे होता क्या है, उससे ये वाला तुम्हारा ऑर्बिटल हो जाता है वैकेंट
ठीक है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर स्टार बना लिया कि इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ये तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ, तुम्हें ऐसा कुछ दिखेगा कि भाई यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, और ये दोनों खाली हो गए और इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे। अब अगर खाली हो गए तो लिगेंड क्या करेगा, एक बॉन्ड यहाँ बनाएगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ और छठा यहाँ, 6 ही लिगेंड है। तो उसके बाद जब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, इसका निकल के आ जाएगा D2sp3। और D2sp3 का मतलब क्या हो गया, ये आपका इनर स्फीयर क्या आउटर स्फीयर, जल्दी बोलो। आउटर स्फीयर। D2sp3 का मतलब इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स, इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इस पे एक्सेप्शन है बेटा, थोड़ा सा इसे स्टार बना लेना, और रीजन मैंने तुम्हें बता ही दिया इसका क्या है। ठीक है, क्योंकि ये वही वाली बात है, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे थे जिन्हें बीबीटी तुम्हें एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो इस चीज को कौन एक्सप्लेन करेगा, सीएफटी। ठीक है, जल्दी से करो, फिर जहां पे बीबीटी फेल होगी वो वाला भी क्वेश्चन तुम्हें करा देते हैं, फटाफट जल्दी से करो। हो जाए तो बता देना बेटा। यस सर, हो गया। यस सर। चलो, अगर हो गया तो आप क्वेश्चन क्या लिखोगे, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे जल्दी से। कह रहा है कि अगर आपके पास मेटल है Mn और लिगेंड है Cn, और वो भी कितने 6 और 3 निगेटिव, तो इसका कितना होगा, जल्दी बता दो। एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक और क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मेटल आपका वेनेडियम है, लिगेंड आपका अमोनिया है, कितने हैं 6, और इस पे कह रहा है 3+ चार्ज है। एक वीक फील्ड लिगेंड का करा देते हैं। ठीक है, एक अपने पास क्या है, Ni है, मेटल लिगेंड आपके पास Cl है, और इसके ऊपर चार्ज कितना बेटा, 2 निगेटिव। ये तुम्हारा वीक फील्ड लिगेंड वाला हो गया। ठीक है, ये तीनों जल्दी से करके देखो। हाँ भाई बताओ, पहला वाला बेटा कैसा है, इनर की आउटर, जल्दी बताओ। सर इनर। पहला वाला इनर है। यस सर। अविनाश का भी आंसर आ गया, फर्स्ट सेकंड इनर बता रहा है। भाई देखो जल्दी से, हम तो इसका जल्दी से ऐसे अगर करेंगे, कैसे निकालेंगे कि Mn यहाँ पे तुम्हारा 3+ में है। ठीक है, मुझे तो Mn 3+ में दिख रहा है, बट एक बार तुम क्या करो करो, पहले एक बार वैसे लिख लिया करो। Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25। क्या लिखेंगे हम लोग इसे, 3d5 एंड 4s2। और 3+ का मतलब क्या हुआ भाई, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, यानी कितना बचा, ये 3 बचा 3d4। जब हम बात करेंगे किसकी, Mn 3+ की, 3d4s4p। इलेक्ट्रॉन भर दो, 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 1 2 3 और 1 4, तो जम कर जाएगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जब जम कर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे बेटा, देखना 1 2 3 और ये वाला 4। नहीं, एक सेकंड, एक ऑर्बिटल कम बना दिया क्या, हाँ एक ऑर्बिटल कम बना दिया, 1 2 3 4। इलेक्ट्रॉन देखो, तो ये जम करेगा, यहाँ कितना आ जाएंगे, 1 2 3 और 1 4। तुम सोच रहे हो कि हम इसे जम क्यों नहीं करा रहे,
क्योंकि यार देखो बात ये है, तुम कराने को तो करा सकते हो, लेकिन हमें पता है कि भैया डी ऑर्बिटल ऑक्टाइड में यूज तो दो ही होंगे, ये वाला और ये वाला। तो आप चाहे कराओ चाहे आप ना कराओ, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, हमें अगर उन्हें पढ़े भी रहने देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 6 के 6 सीन क्या करेंगे, ये वाला ऑर्बिटल यूज कर लेंगे। और जब ये यूज करेंगे तो डी कितने यूज कर रहे हैं बेटा, 2, यानी कि D2, 1 S और 3 P, यानी कि D2sp3। और D2sp3 का मतलब कैसा हो गया, ये इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। बोलो हाँ या ना, समझ में आया? यस सर। बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं वेनेडियम की, तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि वेनेडियम सब Tb, यानी कि 23 इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा। और 23 को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 3D3 एंड 4s2। और क्योंकि यहाँ पे वेनेडियम किसमें 3+ में है, तो क्या कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3D2 और 4s0, यही तो होगा। 3+ का मतलब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब कर दिया। तो आप क्या करो, डी ऑर्बिटल बना लो, 4s बना लो, देन उसके बाद 4p बना लो, इलेक्ट्रॉन भर दो। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 1 2। अब तुम सोच रहे हो हम पेयरिंग कराएं कि ना कराएं, भैया कुछ नहीं करना है तुम्हें। देखो तुम्हें पता है कि NH3 कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, मतलब यहाँ पे पेयरिंग होगी। बट पेयरिंग कराने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें जो 2 ऑर्बिटल चाहिए थे वो तो तुम्हें मिल ही रहे हैं। देखो क्या इन 2 ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन है, हाँ ना बोलो बेटा। नहीं सर। बट तुम अब ये सोचोगे कि भैया लिगेंड पहले NH3 जो है वो अपने लोन पर इसमें क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने तुम्हें स्टार्टिंग में बता दिया कि बेटा जो ऑक्टाहेड्रल में डी ऑर्बिटल यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक DH² - y² यानी कि ये वाला, और एक DZ² मतलब ये वाला। बेटा ये तीनों ऑर्बिटल तो डी ऑक्टाहेड्रल में यूज ही नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, वो अभी थोड़ी देर में CFT अगर हम लोगों ने पढ़ी आज तो हम तुम्हें CFT में करा देंगे। तो ध्यान रखना, ऑल्दो इट इज अ वैकेंट डी ऑर्बिटल, फिर भी तुम इसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी स्प्लिटिंग ही नहीं होती। हम समझाएंगे अभी क्यों, ऐसा क्यों होगा हम बताएंगे। ठीक है, तो अगेन क्या हुआ, यहाँ पे 2 D यूज हुए, 1 S हुआ, 3 P यूज हो गए। तो फिर से क्या गया, D2sp3। इसका मतलब ये भी कैसा हो गया, ये भी तुम्हारे पास इनर स्फीयर हो गया। बोलो समझ में आया, हाँ या ना? यस सर। इस पे आ जाओ, NiCl4 पे। अगर देखा जाए तो Ni यानी कि निकल का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 28। क्या लिखेंगे हम लोग इसे, 3D8 4s2 लिखेंगे कि नहीं, बोलो। यस सर। लेकिन यहाँ पे हमारा Ni किस फॉर्म में, Ni हमारा 2+ की फॉर्म में। सबको दिख गया बेटा? यस सर। तो बचेगा 3D8 4s0, हाँ या ना बोलो। यस सर। तो D ऑर्बिटल बना लो, यहाँ पे S ऑर्बिटल बना लो, S के बाद P ऑर्बिटल। ठीक है, वैसे D भी देख लेते हैं, D ऑर्बिटल भी बना ही लेते हैं चलो यहाँ, क्योंकि हमें दिख रहा है यूज हो गई होगा। तुम्हें अगर नहीं दिख रहा थोड़ी देर बाद तुम प्रैक्टिस करो, तुम्हें दिखने लग जाएगा। 3D 4s 4p एंड 4D। ठीक है, मेरी बात सुनो। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, 8 इलेक्ट्रॉन भरो बेटा जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो Cl तुम्हारा एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे क्या पेयरिंग पॉसिबल है, बताना जरा। नहीं। नहीं, देखो बेटा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो क्या लिखा है, अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप इन इलेक्ट्रॉन को नहीं हटा सकते। अगर आप इन इलेक्ट्रॉन को हटा ही नहीं सकते, तो अब आप कितने लिगेंड है, 4 है ना यार, एक से 4 ये तो 4 है। मेरी बात चेक कर लो, इसमें तो 4 ही है, तो टेट्राहेड्रल होगा, सिंपल सिंपल। हाँ ठीक है, तो कोई मतलब ही नहीं, बनाने का मतलब ही नहीं, क्योंकि 4 ही ऑर्बिटल है, तो इसे हटा ही दो। ठीक है, तो यहाँ पे 4 Cl क्या करेंगे, एक Cl क्या करेगा, अपने लोन पर लेके यहाँ आ जाएगा, ऐसे दूसरा Cl, तीसरा Cl, चौथा Cl। ठीक है, ये लोन पर ले यहाँ यहाँ और यहाँ। ठीक है, तो अब कौन कौन सा यूज हुआ, एक S ऑर्बिटल, 3 P ऑर्बिटल, यानी कि sp3। और sp3 से स्ट्रक्चर क्या होती है बेटा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो ये तुम्हारा sp3 का भी एग्जांपल हो गया एक। ये sp3 बीच में कहाँ से दिया, रुक जाना बेटा, एक बार चेक कर लो। चलो सही है, नोट कर लो फटाफट। क्या इतना सही था जिन बच्चों ने करा अपने आप से, उनका सही निकला ये? 2 सही थे स्टार्टिंग के। कोई बात नहीं, इतना नोट कर लो फटाफट। ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल था। ठीक है, अच्छा एक तुम्हें यहीं पे और समझा देता हूं। मान लो अगर अपने पास यहाँ पे ये मॉलिक्यूल नहीं होता, एक और देख लो, स्क्वायर प्लेनर भी तुम्हें समझा ही देता है यहीं पे। मान लो अगर अपने पास ये ना होता, ये लिखा होता कि भैया Ni और CN4 लिखा होता, CN4 और यहाँ पे 2 नेगेटिव। अगर ऐसा होता तो Ni तब भी तुम्हारा कितना 28 ही रहता। क्या लिखता है मैं 3D8 4s2, और जैसे ये Ni 2+ में, अभी भी Ni 2+ में ही है, तो ये कितना हो जाता 3D8 4s0। हाँ ना बोलो बेटा जल्दी से। यस सर। बट इस बार ये तुम्हारा कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। हाँ ना बोलो बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि नहीं?
यस सर। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे होता क्या कि जब तुम डी ऑर्बिटल बेटा यूज करते, देखना जरा, अगर तुम यहाँ पे डी ऑर्बिटल ऐसे करके यूज कर लेते 4s, ये 3d 4s, ये हो गया 4p, ठीक है, और इधर 3d भी बना ही लेते हैं, चलो लगे हाथ, ठीक है। अगर हम ऐसा कर लेते तो जरा देखना, इलेक्ट्रॉन बेटा कितने भरने, 8 इलेक्ट्रॉन। कैसे भरते, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि तुम्हारे पास इस बार CN है जो कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे पेयरिंग होती कि नहीं होती, हाँ ना बोलो जल्दी से। होगी। अगर पेयरिंग होती तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पे आता, और अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद के वहां पे जाता तो क्या होता, देखना जरा, तो तुम्हें फिलिंग कुछ ऐसी दिखाई देती कि भैया 1 2 3 4 5 6 7 8, एक डी ऑर्बिटल खाली हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। हो गया। अगर डी ऑर्बिटल खाली हुआ क्या हम उसे यूज करते, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो देखना, एक Cl क्या करेगा बेटा, यहाँ पे अपना लोन पेयर देगा, एक Cl इसमें अपना लोन पेयर देगा, और एक कितने बचे, 4 ही तो है टोटल Cl। तो ये अब बताओ कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं बेटा, एक तुम्हारा डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, एक हाँ या ना, Yes, sir. एक S यूज हो रहा है, P कितने यूज हो रहे हैं बेटा, No. 2 D2sp3 निकल के आता। तो अगर आपके पास स्टीरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, और D2sp3 अगर निकल के आया तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। बताओ क्या इतनी बात समझ में आई। यस सर। तो अगर आपके पास 4 लिगेंड है या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ध्यान दे लेना कि भैया वहां पे टेट्राहेड्रल भी आ सकता है और आपका स्क्वायर प्लेनर भी आ सकता है। इस चीज को थोड़ा सा माइंड में ध्यान रखना, ठीक है। यस सर। अगर DSP2 आया तो कौन सा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। अगर SP3 आया तो टेट्राहेड्रल, SD3 आया तब भी टेट्राहेड्रल। हम इसका भी तुम्हें एक एग्जांपल करा देंगे, जल्दी से नोट कर लो फटाफट। हो गया सर। ठीक है, जिन बच्चों का रह गया जल्दी कर लो। चलो भी कर रहे हैं। इतने दिनों बाद पढ़ रहा हूँ, मजा आया कि नहीं। Yes, sir. यस सर। ज्यादा मजे लेने की जरूरत नहीं है, जल्दी से अपना इन जो जहां तक मैंने पढ़ा रखा है तुम लोगों को, आज जो BBT भी खत्म हो जाएगी, कल वाले लेक्चर में CFT देख लेंगे। कल तो संडे है, परसों मंडे को, ठीक है। CFT को 2 लेक्चर में, मतलब CFT और जो भी बच रहा है ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, वो तुम्हारा 2 लेक्चर में खत्म करा देंगे पूरा। इनके तुम्हें क्या करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने, ठीक है बेटा। यस सर। हम तुम्हें यहाँ पे जितने लगवा सकते हो उतने लगवा देंगे, बच्चे हुए तो खुद से ट्राई करना। चले आगे। यस सर। यस सर। मैं क्या कह रहा हूँ, अब एक तुम क्वेश्चन लिखोगे और वो क्वेश्चन है कि भैया Cu NH3 का होल 6 2 प्लस Cu NH3 का होल 4, सॉरी हाँ, Cu NH3 का होल 4 2 प्लस, और इस पे तुम जितने स्टार बना पाओ बना डालना, ठीक है। चेतन, इस पे स्टार क्यों बना रहे हैं हम लोग, Sir, important है ये. इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बेटा। वो एग्जांपल है जिसे BBT इसका शेप बताने में फेल हो गई थी, ठीक है। और जब BBT फेल हुई, इसी एग्जांपल के बाद हम लोगों ने CFT को पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो वो ये वही एग्जांपल है जिसमें BBT फेल हो गया। हम दिखाते हैं कैसे भाई। देखो, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो कॉपर जो है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29 को हम फिल कैसे करते हैं, हम करते हैं 3d10 4s1। हाँ ना बोलो जल्दी से। यस सर। लेकिन यहाँ पे कॉपर बेटा 2 प्लस में दिख रहा है सबको, यस सर। तुम इसे 3d9 4s0 बोलेंगे। यस यस और तुम्हारे सर। पास कौन सा सिस्टम है, तुम्हारे पास D9 सिस्टम है। D9 सिस्टम है कि नहीं है, बोलो। D9 का मतलब D में 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 3d हो गया, 3d के बाद 4s हो गया, 4s के बाद 4p भी हमने लिख दिया, 4p के बाद हम d भी लिख के दे रहे। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई, जल्दी बोल बेटा, क्या याद है, मेरी बात सुनो। हाँ जी सर। ठीक है, तो भाई 9 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे हम देखना जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, ठीक है। अब NH3 तुम्हारा कैसा लिगेंड है बेटा, बताना, स्ट्रॉन्ग फील्ड की वीक फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है, मेरी आवाज कट रही है क्या, नहीं सर। ठीक है। तो देखो, अब एक बात बताओ, अगर ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग करेगा, लेकिन बात ये पेयरिंग करेगा कहाँ, यहाँ पे तो जगह ही नहीं बची, ये तो सब ऑलरेडी पेयर हो चुके हैं। तो जो तुम्हारे NH3 हैं 4, वो क्या करेंगे, इसे यूज करेंगे। एक यहाँ पे अपने लोन पर देगा, हाँ ना बोलो यार जल्दी से। यस सर देगा। तो यहाँ पे देगा, तीसरा यहाँ पे देगा, तो 3 NH3 अपने लोन पेयर को इन ऑर्बिटल में देंगे।
तो अगर ऐसा हुआ तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या हो जाएगा बेटा, एक एस और पी की यूज होगी, और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो स्ट्रक्चर कैसी होगी बेटा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। बट ये गलत है, इट इज अ रॉन्ग। ये गलत क्यों हुआ, बिकॉज मैं क्या लिख रहा हूँ, बिकॉज इट इज अ स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। यार हमने जो सॉल्व करा उससे निकल के आया टेट्राहेड्रल, पर हम तुमसे क्या कह रहे हैं कि ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब अगर ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है तो ये कैसे गड़बड़ हुई, तो तुम सोच रहे होगे कि हाँ हो सकता है, अगर ऐसा नहीं तो हो सकता है ये ऐसा कुछ हो रहा हो कि ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पहुंच रहा है। एक बार हम पहले भी तो करा चुके हैं ऐसा, यस सर। तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा ऐसा कुछ होगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो ऐसा हो सकता है, बट मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ कि ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं हुआ। तुम कह रहे हो सर वो भी गलत है ये भी गलत है, फिर हुआ क्या है, तो हम तुम्हें वही तो बता रहे हैं कि इसी के लिए तो वीबीटी एक्सप्लेन करने में फेल हो गई इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को। यहाँ पे जो 4D है वो तो यूज ही नहीं हुआ बेटा, 4D वाला तो यूज ही नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ पे हुआ क्या, देखो मैं बताता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है, हाँ देखो, तो यहाँ पे हुआ क्या कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हुआ ये कि ये वाला जो तुम्हारा बेटा ऑर्बिटल था, ये वाला जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन था, सॉरी कहाँ गया, 1 2 3 4 5 6 6 बना दिए इसमें, रुको एक सेकंड। इलेक्ट्रॉन गिनो के 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा था वो इलेक्ट्रॉन कूद के गया इसमें गया इलेक्ट्रॉन। अब जब इसमें गया तो देखना बेटा चार तुम्हारे पास NH3 कौन सा यूज करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कूद के इसमें नहीं गया, ये इलेक्ट्रॉन कूद के गया कहाँ, ये इलेक्ट्रॉन कूद के गया इस वाले ऑर्बिटल में, ये सही है। तो अगर ऐसा करोगे तो भैया एक NH3 इधर आएगा, एक नाइट्रोजन अपने लोन पर यहाँ पे देगा, एक नाइट्रोजन लोन पर यहाँ पे देगा, एक यहाँ पे देगा, चार नाइट्रोजन हो गए कि नहीं, हाँ ना बोलो बेटा। यस एक डी यूज हुआ, एक यूज हुआ, ए और 2 पी यूज हुए, तो बेटा ये क्या होगा DSP2 से क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। ये सही है इसका करेक्ट, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ये बात समझा नहीं पाए, कौन नहीं समझा पाए, VBT। इट इज अ फेलियर ऑफ VBT, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो इट इज अ फेलियर ऑफ VBT। VBT जो है वो D9 सिस्टम तुम्हारा टेट्राहेड्रल नहीं होता, ये बताने में फेलियर हो गई। क्या बताने में फेलियर हो गई कि जो D9 सिस्टम है वो टेट्राहेड्रल नहीं होके क्या होता है बेटा, स्क्वायर प्लेनर होता है। और वो स्क्वायर प्लेनर क्यों होता है ये बात तुम्हारी VBT नहीं बता पाई। तो अगर तुम्हें VBT की बेटा लिमिटेशन लिखनी पड़े तो तुम क्या लिखोगे, it is unable to explain the hybridization of D9 system, कि D9 सिस्टम का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो टेट्राहेड्रल ना होके क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। तो स्क्वायर प्लेनर क्यों होगा इस बात को VBT नहीं बता पाई, और इसी के बाद तुम क्या पढ़ोगे, CFT पढ़ोगे, ठीक है। VBT यहाँ पे खत्म, VBT का इसके आगे कोई रोल नहीं है तुम्हारे उसमें। इसके बाद तुम पढ़ोगे CFT। तो अगली हेडिंग बेटा डाल देना CFT। CFT का मतलब क्या, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बताओ यहाँ तक का समझ में आया कि नहीं, हाँ ना बोलो। यस सर। क्या तुम्हें ये एग्जाम्पल याद रहेगा या तुम ये भूल जाओगे, रहेगा, याद रहेगा। बेटा इसे याद रखना, क्योंकि यही वो एग्जांपल है जहां पे VBT ने अपने हथियार डाल दिए थे और बोल दिया था कि हमसे नहीं हो पाएगा, और इसके बाद कमान संभाली थी किसने, CFT ने, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। CFT तुम्हें बताएगा कि ऐसा क्यों हुआ। अब उसके लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा अगले धारावाहिक एपिसोड का। तो मंडे को मिलता है, टाटा बाय, मजे करो, ठीक है। और इसे खूब अच्छे से पढ़ के रखना। जिन बच्चों को नोट करना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना ले लो फटाफट। हो गया सर। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, मजे करो, ठीक है, मिलते हैं मंडे को। बाय बाय सर। बाय सर। आएंगे यार अविनाश, तब तक के लिए सब पढ़ के रखो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय सर। अच्छा एक सेकंड, लीव नहीं करना तो भूल ही गया, क्या करना, दीपिका आपको बना दूं होस्ट? यस सर आ गए सर। क्या? नहीं सर, अभी तो नहीं आए हैं। कौन से सर की क्लास है बेटा आपकी? शारिक सर। शारिक सर आ गए बेटा, आ गए। ठीक है, चलो।